जब भी हम या आप कभी केदारनाथ यात्रा करते हैं तो एक अलग ही दास्तान बन जाती है, एक यादगार मेमोरी बन जाती है जिसे कभी भुलाया ना जा सकता हो। पहली बार महादेव के दर्शन, हरिद्वार से यात्रा का स्नान करना, बीच में बदलता मौसम, खाना-पीना, महँगाई, यात्रा खच्चर-घोड़े, हर एक चीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं केदारनाथ जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, मेरा सारा सामान पैक हो चुका है और मैं भी पूरा रेडी हो चुका हूँ। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अच्छे से कि एक पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग बैग चाहिए होता है ऊपर की चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर चढ़ाई थोड़ी-सी मुश्किल होती है कंफर्ट ज़ोन की वजह से मैंने ट्रैकिंग बैग का नाम दिया था। ऐसा कुछ मेरा ट्रैकिंग बैग दिखता है आपको, दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। ये नॉर्मल ही है, मतलब इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ऐसा कोई ब्रांडेड नहीं है। नॉर्मल ट्रैकिंग बैग है कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से। इसके अंदर गर्म कपड़े हैं, गर्म कपड़े की वजह से थोड़ा-सा ये भारी हो गया है, क्योंकि ऊपर जो कि है ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें गर्म कपड़े हैं, खाने का कुछ सामान है और पावर बैंक वगैरह है। पावर बैंक मस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने वीडियो के अंदर बताया था आपको। पावर बैंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना जो मोबाइल है, मोबाइल चार्जर से जो भी आप करते हैं, वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं या फिर किसी और भी काम के लिए आपको फ़ोन की मस्ट वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो पावर बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वहाँ पर आपके पास और कोई भी सोर्स नहीं होता है फ़ोन चार्ज करने का। तो मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ और इसी वीडियो में आपको और भी नज़ारे देखने के लिए और भी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह का आप अपडेट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी यात्रा को कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करने वाला हूँ और आप तक सभी के पास पहुँचाने वाला हूँ। डिफरेंट डिफरेंट आपको नज़ारे मिलेंगे, डिफरेंट 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 आपको स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। हो सकता है काफ़ी चीज़ें आप रिलेट रिलेट करें खुद से। इन फ्यूचर आप घूमने जाएँ तो मैं भी ऐसे ही, मतलब पहले मैं दूसरों की वीडियोज़ देखता था, फिर आज जब मैं खुद घूमने जाता हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है वहाँ से। तो हो सकता है कि वो चीज़ कल को आपके लिए भी काम आए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और मैं चलता हूँ अपने ट्रैवल ट्रिप के ऊपर, निकलता हूँ घर से। हर हर महादेव। तो इसी के साथ हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और हमारा पहला स्टॉप होता है दिल्ली से हरिद्वार की ओर जाना। तो मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करी थी फ्लिक्स बस। फ्लिक्स बस एक एप्लीकेशन है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पर टिकट मिल जाती है। वहाँ से मैंने टिकट बुक करी, बीच में हमारा एक स्टॉप आता है। तो मैं जो मेरे साथ में मेरा दोस्त होता है, मेरे बचपन का दोस्त होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इतनी बस रुकी हुई है, पीछे आप बस देख सकते हैं, बस रुकी है वहाँ पे ग्रीन कलर की। मैं इतने बोलता हूँ कि भाई चल थोड़ी सी मेरी वीडियोज़ बना दे। फिर इसके बाद हमारा अगला स्टॉप आ जाता है हरिद्वार। आप नज़ारे देख सकते हैं, इस वक्त के 5-6 बजे के नज़ारे हैं। मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में बहुत ही कम ऐसा रेयर मोमेंट आता है कि आपको सुबह 5-6 बजे हरिद्वार के नज़ारे देखने को मिले। मैं देख रहा था और नज़ारों में खो गया था, मेरा बैग इतना भारी था, बट मैं उस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, मेरा सिर्फ नज़ारों पर ध्यान जा रहा था। सुबह का टाइम था, तो और मैं सोया नहीं था एक्साइटमेंट की वजह से, बस के अंदर पूरी रात में जगा हुआ था। तो वो एक्साइटमेंट मेरी काम आ जाती है और मेरे फेस पर थोड़ी सी आपको मायूसी दिख रही हो सकती है, क्योंकि मैं सोया नहीं था, बट अंदर ही अंदर से मैं इतना खुश था। मैं नज़ारे यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था अपने कैमरे पे, आप लाइटिंग देख सकते हैं। जैसे ही थोड़ा-सा सूरज ऊपर आता है, यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रात में खूबसूरत लगता है, रात की खूबसूरती एक अलग होती है और एक दिन की खूबसूरती एक अलग होती है। जैसे मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, सूरज जो सनराइज़ होता है वो धीरे-धीरे हमारे सर के ऊपर आ रहा होता है और हमारा अगला स्टेप जो होता है वो होता है गंगा में स्नान करना। जब भी केदारनाथ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार से ही वो यात्रा स्टार्ट होती है और उससे पहले आपको गंगा स्नान अगर करने को मिल जाए तो एक पवित्र यात्रा हो जाती है वो। आप बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं एकदम। तो आप देख सकते हैं सूरज सर पे आ चुका है और मेरा ठंडे पानी में उतरने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन स्नान करना बहुत ज़रूरी था। मेरे लिए पहली डुबकी लगाना इतना मुश्किल हो रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन डुबकी लगाना ज़रूरी था। जैसे-जैसे मैंने डुबकी लगाई और हमारा अगला स्टॉप आ जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेश इसलिए जाना था क्योंकि मेरे दोस्त को ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो मैंने बोला अच्छी बात है, इसी बहाने मैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लूँगा, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ऑनलाइन, तो वो ऑफ़लाइन भी करवा सकते हैं, जो कि ऋषिकेश में होता है। और ऋषिकेश से ही आपको सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी भी मिल जाएगी। तो हमारा अगला स्टॉप था ऋषिकेश। जैसे हम ऋषिकेश पहुँचते हैं, सबसे पहले आपको ये बोर्ड दिखेगा यहाँ पे, आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है, मुझे वहाँ के कैंप में उतार दो, वो यहाँ पे लाके आपको उतार देगा। और इसी के जस्ट थोड़ा-सा आगे बस स्टैंड भी है, आप बस भी यहीं से बे ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त का यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम ले लेते हैं टैक्सी, जो कि हमको पड़ती है ₹800 पर पर्सन। वैसे तो इनका जो चार्ज है वो ₹1000 पर पर्सन है, लेकिन हम 2-3-4 जने थे, तो हमने बोला कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, आप प्लीज़ उसको ₹800 पर पर्सन कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद ये लोग हम जब हमें वहाँ हमारे प्राइस पे एग्री हो जाते हैं और हमारे 4 लोगों का पड़ता है वो ₹3200, 8 चौक ₹3200। लेके टैक्सी लेने का ये फ़ायदा है कि हम जब बीच में जाते हैं तो अपने नज़ारों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपसे एक भी नज़ारा मिस नहीं होगा। बीच में देवप्रयाग आता है, देवप्रयाग संगम आता है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहाँ पे भी रुक रुक के चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे सामने भागीरथी और अलकनंदा नदी। वहां पे बहुत सारे आपको लोग भी दिख रहे होंगे जो कि स्नान कर रहे हैं इस समय।
गाड़ी में हालत खराब करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे हालत हो रही है मेरी। लेकिन फाइनली हम अपने पहले स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है देवप्रयाग संगम। मेरा मन करता है कि मैं वहां पर नीचे भी जाऊं, लेकिन हमेशा कभी ऐसा हो नहीं पाता है। किसी दिन उसके लिए मेरे को अलग से आना पड़ेगा। तो इसी के जस्ट बाद हम कुछ टाइम बाद हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में एक दिन का स्टे लेने के बाद हम अगले दिन तैयार हो जाते हैं अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं मेरे सामने, ये सोनप्रयाग का वही रास्ता है जिसे क्रॉस करने के बाद आपको बोर्ड दिखाई देता है कि केदारनाथ यात्रा में आपका स्वागत है। और यहीं से ही सोनप्रयाग खत्म होता है और आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है। गौरीकुंड की टैक्सी का जो किराया है वो सोनप्रयाग से लगता है 50 रुपये, जाने का भी 50 रुपये है और आने का भी 50 रुपये है। आप मेरे सामने वो हरा सा बोर्ड देख सकते हैं, वो हरा सा बोर्ड देखने के लिए आंखें तरस जाती है, सालों सालों इंतजार करना पड़ता है, बट जब ये बोर्ड दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा सुकून देखने को मिलता है हमको। तो इसमें प्राइस लिखे हुए हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड 50 रुपये और गौरीकुंड से सोनप्रयाग वो भी 50 रुपये। यहाँ पे आप बोर्ड देख के आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस ग्रीन कलर की बोर्ड को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ब्रिज पे। नॉर्मली इस ब्रिज पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन मेरी बहुत किस्मत अच्छी थी कि कपाट खुलने में बस 2 दिन बचे थे और इस ब्रिज पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। अगर इस ब्रिज पर बिल्कुल ज़्यादा भीड़ होती तो हमको फिर बीच में से नहीं जाने दिया जाता, हमको साइड से जाने दिया जाता, जो कि अलग से एक रास्ता बनाया गया है। और इसके बाद हम गौरीकुंड के लिए लेते हैं टैक्सी, जो कि हमें पड़ती है 50 रुपये की। और उससे उतरने के बाद हम थोड़ा सा पैदल चलने के बाद पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड तक का रास्ता आपको लास्ट मार्केट का मिलेगा, क्योंकि गौरीकुंड ही वो लास्ट मार्केट है जहाँ पे आप थोड़ी सी सामान ले सकते हैं। आपको ऊपर ठंड है तो आप दस्ताने, गर्म कपड़े, शॉल, और हाँ, चढ़ाई के लिए आप वहाँ से डंडा भी ले सकते हैं। कई लोग जो कि चढ़ाई करते हैं वो डंडा प्रेफर करते हैं, क्योंकि डंडे से हमें काफ़ी सहारा मिलता है चढ़ने में। तो गाइस हमारी फाइनली केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई है, जो कि है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। अभी जस्ट हमने टैक्सी ले किया 50 रुपये देकर, और उसके बाद हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। तो गौरीकुंड का बोर्ड हमको दिख जाता है और इसका यही सबूत है कि अब यहाँ पे फाइनल जो इसका गेट है, केदारनाथ का एंट्री गेट है, वो दिखाई देगा और इसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। इस समय बहुत मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई मैं तो शाम से पहले पहले ही ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन आगे चल के ये मेरी गलतफहमी बहुत ज़्यादा दूर होने वाली थी, क्योंकि जितने यहाँ के नज़ारे अच्छे हैं, आपको ये नज़ारे बहुत अच्छे तो लगेंगे, आपको ये काफ़ी एक्साइट भी करेंगे, एक्साइटमेंट भी आपके मन में डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मौसम में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग किसी और कपड़े में करी थी, लेकिन मैं यहाँ पे रेनकोट में आ गया हूँ। रेनकोट में आना बहुत ज़रूरी था, अगर मैं रेनकोट में नहीं आता तो मेरे कपड़े गीले हो जाते और सिचुएशन इतनी हाथ से निकल सकती थी कि कपड़े गीले होने के बाद मेरी तबीयत भी खराब हो जाती, क्योंकि आप जानते हैं एक तो ठंडी का माहौल, बर्फ़ जैसी ऊपर ठंड पड़ रही है और उसमें भी आप गीले हैं, तो आप जानते हैं कि आपकी हेल्थ कितनी ख़राब हो सकती है। और ऐसे माहौल में यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर कुछ मेडिकल स्टोर अभी खुलने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर आपको ठीक-ठाक पहुँचना भी है। बीच में आपको पूरा ट्रैवल करके, ट्रैक करके ऊपर पहुँचना भी है। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठंड से बचकर, गीलेपन से बचकर। आप भले ही रेनकोट ले लीजिए, रेनकोट थोड़ा सा महंगा आता है, 100-150 का आएगा, लेकिन वो एकदम किफ़ायती रहता है, मतलब पैसा वसूल रहता है, बहुत ही आपके काम आएगा, बीच-बीच में से कई बार यूज़ करेंगे। जैसे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हाँ, मौसम ठीक हो गया है, बारिश कम हो गई है और मैं निकाल देता हूँ अपना रेनकोट और वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ। ये अब हरी सी पन्नी जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये रेनकोट ही है। कई लोग अभी भी रेनकोट लेकर चल रहे थे। रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे आते हैं कि मैं क्या बताऊँ, झरने, वाटरफॉल। इस समय ये वाटरफॉल गर्मी का एकदम स्टार्टिंग का सीज़न है, तो वाटरफॉल शांत है। लेकिन आने वाले टाइम में जब जैसे-जैसे बारिश का मौसम आता है, इनका भी थोड़ा रूप बहुत ही खूंखार सा हो जाता है, काफ़ी इनका बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, रास्ते पर बहुत ही इनका बहाव तेज़ होकर पानी गिरता है। तो लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मेरे सामने नदी जो ऊपर हिमालय हिमालय से आ रही है, केदारनाथ मंदिर के पास से आ रही है। आप देख सकते हैं इसका बहाव भी कितना तेज़ है। मैं इसके पास चल रहा था, फिर भी मुझे इसकी आवाज़ सुन के ही डर लग रहा था। आपको कैमरे में उतना लग रहा होगा कि ये तो क्या नॉर्मल से पानी गिर रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत तेज़ गिर रहा था, बहुत तेज़। और ये जो ब्रिज है, ये जो केदारनाथ मंदिर जाने का नया रास्ता बना है, ये वो वाला ब्रिज है। जैसे ही आपको ये ब्रिज दिखे, आप समझ जाना कि आपकी केदारनाथ यात्रा फाइनल में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ एक स्टेप तक पहुंच रहे थे। ये केदारनाथ का ब्रिज बीच में आता है, क्योंकि 2013 में जब बाढ़ आई थी तो इस ब्रिज को बनाया गया था नए रास्ते के लिए, क्योंकि पुराना रास्ता खराब हो गया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करता हूँ। मैं सोच रहा होता हूँ कि काश हमको केदारनाथ महादेव की पालकी देखने को मिल जाती। जब भी आप केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले होते हैं तो उसके लिए पालकी भी जरूर आती है। और मैं इतना सोच ही रहा होता हूँ कि और थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो मुझे पता है क्या दिखाई देता है, मुझे दिखाई देती है महादेव की पालकी।
और ये देख के तो भाई साहब मेरा मन इतना खुश हो जाता है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। मैं कोई भी पल ऐसा मिस नहीं करता कि जिसको मैं रिकॉर्ड ना करूँ। मुझे अपने दोस्तों को दिखाना होता है, फैमिली को दिखाना होता है, अपनी मम्मी को दिखाना होता है कि मम्मी देखो, मैंने चीज़ देखी, आपके बेटे ने ये चीज़ देखी। और मैं ये चीज़ यूट्यूब पर डालता तो मुझे दर्शकों को भी दिखाने में अच्छा लगता था कि वो अपने धर्म के प्रति एक्साइटेड हो, उनका भी देखने का, आने का मन करे, दर्शन करने का मन करे, और जो लोग नहीं भी आ सकते हैं, वो भी वीडियो के थ्रू उस दर्शन को पा लें एक तरह से। तो मेरा ये मोटिव रहता है। पालकी जब मैं देख रहा था तो महादेव महादेव के बस नारे लग रहे थे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके मुँह से हर हर महादेव, जय जय महादेव, जय भोलेनाथ ये मुँह से ना निकल रहा हो। पालकी के साथ-साथ चलते-चलते जो चैन आ रहा था मुझे, वो चैन मुझे कभी नहीं आया। पूरे रास्ते मुझे थकान फ़ील हुई होगी, लेकिन पालकी के बगल में खड़े होने पर और पालकी के साथ में चलने पर मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। पता नहीं चला कि पालकी का कब रास्ता निकल गया। मैं सोचता था कि यार ये पालकी को 4 बंदे, 2 बंदे कंधे पे टिका कर कैसे ऊपर महादेव मंदिर तक लेके जाते होंगे। हमारे यहाँ हमारे हाथ में तो कुछ भी सामान होता है हल्का-फुल्का, तब हमारी बैंड बज जाती है। तो इनके हाथ पे तो इतनी भारी पालकी रखी है कंधे पर, फिर ये कैसे उसको लेके जाते होंगे। लेकिन जब मैं पालकी के साथ में चला और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, तब मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, जब महादेव आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल भी थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि महादेव ही वो सारे दुःख हर लेते हैं आपके, जब वो आपके साथ में होते हैं। बारिश का मौसम अभी भी ख़राब था और मैं पालकी के साथ ही चलता हुआ जा रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था पालकी के साथ चलना। जब आप केदारनाथ आते हो और आप केदारनाथ यात्रा करनी होती है और आप भी चाहते हैं कि आप भी पालकी के संग यात्रा करें, तो मैं एक बेस्ट आपको एडवाइस देता हूँ। आप सुबह अपनी यात्रा जल्दी स्टार्ट करिए। अगर केदारनाथ कपाट अगले दिन खुलने वाले और आप 1 दिन पहले ट्रैक स्टार्ट करते हो, तो आप सुबह 8 या 9 बजे ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं और धीरे-धीरे अपनी नॉर्मल स्पीड में के ट्रैकिंग करते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली कह रहा हूँ बीच में कहीं न कहीं पालकी आपको ज़रूर क्रॉस करेगी और आप फिर पालकी के साथ-साथ अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो पालकी के जो लोग थे उनकी स्पीड थी काफ़ी ज़्यादा और वो निकल गए आगे और मेरे दोस्त रह गए थोड़े पीछे, तो मैं उनके लिए रुक जाता हूँ और जैसे-जैसे मेरे दोस्त आगे आते हैं मैं यहाँ के नज़ारे रिकॉर्ड करता हूँ। आप देख सकते हैं बादल कैसे एकदम मुँह के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं मतलब ये नज़ारा अनफ़ॉरगेटेबल है। मैं ये कभी भूल नहीं सकता नज़ारा। बादल एकदम मेरे पास आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि वैसे मैं बादलों को छू सकता हूँ। मैं साथ ही साथ अपनी रिकॉर्डिंग करवाते जा रहा था। आप सोच रहे होंगे मैंने जैकेट ऐसे क्यों पहनी हुई है? एक्चुअल में जो मैंने टी-शर्ट पहनी थी वो काफ़ी गर्म थी और ये जो जैकेट है ये मतलब कुछ ज़्यादा ही और गर्म थी, तो मैंने इसको ऊपर ओढ़ लिया। मेरे मुँह पर इस समय काफ़ी ठंड लग रही थी, हाथों की इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। मुँह पर ठंड लग रही थी तो मैंने इसको एज़ अ टोपी लपेट के अपने सर के ऊपर कर लिया था। जो डंडा था मैं डंडा वैसे तो मुझे डंडे की नीड नहीं पड़ती, लेकिन आप जाते हैं तो आप थोड़ा मन में आपको रहता है कि हाँ, डंडे से थोड़ा सहारा मिलेगा तो बेटर रहेगा। तो सबका देखी-देखी मैंने भी एक डंडा ले लिया। बट मैं उसका उतना यूज़ नहीं कर रहा था। मैं उसको ऐसे ही हिलाते-डुलाते जा रहा था ऊपर। आप देख सकते हैं कितने खच्चर ये लोग जा रहे हैं। इनके प्राइजेज़ काफ़ी हाई होते हैं। एक बार मैंने पूछने की भी कोशिश करी कि भैया आप कितने प्राइस लेंगे ऊपर ले जाने के? हालाँकि मेरा ऐसा कोई जाने का प्लान नहीं था, फिर बट जस्ट फॉर नॉलेज मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं आधा रास्ता पहुँच भी गया था केदारनाथ चढ़ने के, तब भी वो मुझे कहते 4000, 4000 सिर्फ़ एक साइड का, और आधा रास्ता पहुँच गया था मैं तब भी। ये लोग मतलब क्या कहूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि मजबूरी में ही इंसान जब लाचार हो जाता है, थक जाता है, उसके हाथ-पैर दर्द करने लग जाते हैं, तभी वो घोड़े खच्चर के ऊपर ध्यान जाता है उसका कि हाँ, मुझे भी लेना चाहिए चाहे कितना ही महँगा हो। तो ये मुँह खोल के एकदम रेट बोलते हैं कि हाँ भई, हमको तो इतना चाहिए, भले ही आधा रास्ता हो चाहे पूरा रास्ता हो। और कई लोग होते हैं वो इनकी बात मान भी जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ सोचते हैं कि हाँ, हमको जल्दी-जल्दी ऊपर पहुँचना है। जैसे-जैसे मैं ऊपर पहुँच रहा होता हूँ, मुझे बर्फ़ नज़र आ रही होती है और मैं इसको देख-देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि बस केदारनाथ अब आने वाला है। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी, क्योंकि ये बस शुरुआत थी यात्रा की। अभी मैं बस बीच में ही पहुँचा था। यात्रा करते-करते थकान कुछ फ़ील नहीं होती, क्योंकि बीच में थोड़ी चढ़ाई आती है तो थोड़ी ढलान भी आती है। ये बहुत ही एकदम मतलब दिमागदारी से ये रास्ता बनाया गया है कि अगर इंसान पहले ऊपर चढ़े तो वो हल्का-सा नीचे भी आए, ताकि उसकी जो चढ़ने की स्ट्रेंथ है वो वापस से रिकवर कर सके। अगर वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही चढ़ेगा तो काफ़ी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो शाम का टाइम हो गया था, धीरे-धीरे करते ही अंधेरा होने लगा। जैसे-जैसे अंधेरा होने लगा तब मुझे रियलाइज़ हुआ भाई साहब कि नहीं, मैं सोच रहा था शाम को उजाले-उजाले में केदारनाथ मंदिर के पास पहुँचने की। पर कोई बात नहीं, जैसे-जैसे हम मंदिर के पास पहुँच जाते हैं और हम मंदिर से थोड़ा-सा पीछे स्टे लेते हैं सुबह जल्दी उठकर दर्शन करने के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है समर। तो आज मैं केदारनाथ आया था और हमने यहाँ पर स्टे लिया था कल रात को। एक्चुअल में आज 2 मई है, आज सुबह 6 बजे जस्ट केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने स्टे कहाँ पे किया था और यहाँ से हमको भी केदारनाथ के दर्शन के लिए निकलना है बस।
ये हमारा स्टे का प्लेस है और ये मेरा फ्रेंड है। हाय हमने एवरीवन। कल यहीं पे स्टे किया था। बढ़िया, हमको चार बंदे टोटल इसमें हमको अच्छे से स्पेस मिल गया था। बहुत अच्छे से स्पेस मिल रात गया में और सोने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। और जस्ट यहाँ से निकलने के बाद अभी हम केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम फुल्ली एनर्जेटिक होकर ब्रश व्रश करके और ना नहाया तो नहीं था, मैं मुँह हाथ धोया था मैंने ठंडे ठंडे पानी से। इसके साथ हम निकल जाते अपने केदारनाथ दर्शन की ओर। रास्ते में आता है पहले हेलीपैड, आपको बेस कैंप जहाँ पर कैंप लगे होते हैं बहुत सारे, आपको पहले हेलीपैड नज़र आएगा। तो मुझे लगा कि यहाँ के नज़ारों की कुछ रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, जो कि दर्शकों को भी दिखे कि हाँ पहले हेलीपैड पड़ता है फिर उसके आगे जाके केदारनाथ मंदिर पड़ता है। तो मैंने कुछ शॉट लिए यहाँ के, आप शॉट देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर जो हेलीपैड है पीछे, दो हेलीपैड है, एक तो ये पास वाला हेलीपैड है जो कि आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो पहले हेलीपैड ये पड़ता है, और दूसरा जो हेलीपैड है वो है मंदिर के पीछे। ये केदारनाथ में टोटल दो हेलीपैड है। इसी के साथ रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद हम पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर। सबसे पहले तो हम लेंगे हर हर महादेव, महादेव का नाम, क्योंकि महादेव ने अगर साथ नहीं दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले अपने बल पर, कोई भी मेरे साथ में नहीं था, सिर्फ मेरा दोस्त था। मेरा दोस्त भी फर्स्ट टाइम केदारनाथ आ रखा था। सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार पहले केदारनाथ आ चुका था इसलिए मुझे कुछ नॉलेज थी, लेकिन बाकी की नॉलेज मैंने वहीं पे ऑन द स्पॉट गेन करी और मैं कैसे न कैसे केदारनाथ पहुंचा। आप इन बाबा को तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मैं बता देता हूँ कि हर साल मंदिर के कपाट खुलने से पहले ये बाबा आपको यहीं पे दिखेंगे, बिल्कुल यहीं पे। इनकी भी काफ़ी मान्यता है, काफ़ी लोग इनको मानते हैं। सेम ऐसे ये डमरू बजाकर कपाट खुलने का स्वागत करते हैं और उसके बाद मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और हम मंदिर के करते हैं दर्शन। ये मैंने वाइड एंगल में केदारनाथ मंदिर का शॉट लिया है। मतलब मैं दर्शन तो कर ही रहा था, साथ में मैं एकदम ऐसा पागल सा हो गया था। मैं रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग किया जा रहा हूँ मंदिर के एंगल, अलग अलग एंगल से। मैंने लेफ्ट के एंगल से मंदिर की रिकॉर्डिंग करी, राइट के एंगल से मंदिर की रिकॉर्डिंग करी। मतलब मुझे वो इतना सुंदर लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस चाहे कि सेम शॉट में कितनी बार भी ले लूँ, पर मेरे महादेव के मंदिर का रिकॉर्डिंग करने से मेरा मन नहीं भर रहा था, जो कि भरना भी नहीं चाहिए। अगर आपका मन भर जाए तो यात्रा का सारा मतलब जो दर्शन का वो फील है वो सारा बेकार हो जाता है। ये देखिए आप, साइड से मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, सामने से इसको फूल से सजाया गया है। इसकी जो पीछे की चोटी है वो कितनी सुंदर लग रही है। केदारनाथ में कुछ बदलाव गए हैं, इसके पूरा पीछे साइड में इसके फूल से बाउंड्री कर दी गई है, एक लोहे की ग्रिल भी लगा दी गई है। जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे आपको भीमशिला दिखेगा, भीमशिला को भी सजाया गया है। काफी सारा चेंज हो गया है मंदिर पहले से। ये रहा भीमशिला मंदिर, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इसको सजा रखा है जैसे फूलों से। और ये हमारा मंदिर रहा, मंदिर को भी काफी अच्छे से कवर किया हुआ है फूल वगैरह से। यहाँ से मंदिर की खूबसूरती जो दिखती है ना, वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। आप जब आओगे तो आप इस चीज को महसूस करोगे, तब आप समझोगे कि ये हाँ कुछ है, कुछ है जरूर इस धरती पर। तो इसी के साथ भीमशिला मंदिर के मैं एक और बार दर्शन करता हूँ। जाने का मेरे बिल्कुल भी यहाँ से मन नहीं कर रहा था। ये भीमशिला को इतना प्यारा सजा रखा था, आप देख सकते हैं कैसे फूलों से इस पर लिखा हुआ है भीमशिला। 2013 की बाढ़ में जब ये पीछे से आ गया था सडनली, कोई भी इतना बड़ा पत्थर बाढ़ में नहीं आया था, इसी ने मंदिर को बाढ़ के पानी से बचाया था और मलबे से बचाया था, जो कि ऊपर चोराबाड़ी ताल फटा था बाढ़ में 2013 में। ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और काफ़ी बिल्कुल एकदम सटीक, ना इधर ना उधर, बिल्कुल एकदम बीचों बीच ये मंदिर के पीछे रखा हुआ है। तो इसी के साथ मुझे लगा कि मैं एक और चक्कर लगाता हूँ भीमशिला से होते हुए। भीमशिला से होते हुए इसके बगल में जो त्रिशूल लगा हुआ है वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप देख सकते हैं त्रिशूल, चमकीला सा त्रिशूल बहुत दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। मैं एक 360 रिकॉर्ड करता हूँ पूरे मंदिर का, कि मैं आपको नज़ारा दिखा सकूँ अच्छे से। तो ये 360 व्यू है पूरे मंदिर का, आप देख सकते हैं ये नज़ारे हैं, और यहाँ से मंदिर शुरुआत होता है। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े एरिया में हिमालयन पहाड़ के बीच में एक मंदिर कितने टाइम से टिका हुआ है। ये कितनी सारी इसने मुश्किलें झेली हैं, बाढ़ झेली है, ग्लेशियर की टकराव झेली है, मतलब बहुत कुछ। इसी के साथ हमारा जो अगला ट्रैक शुरू हो जाता है वो है भैरवनाथ ट्रैक। भैरवनाथ मंदिर जो जिसको केदारनाथ मंदिर का रक्षक माना जाता है, पूरी केदार घाटी का रक्षक माना जाता है, वो है भैरवनाथ मंदिर, जो कि केदारनाथ से बस थोड़ा सा ही ऊपर 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर का इसका ट्रैक है। वो आप करते करते केदार घाटी के सुंदर आप नज़ारे देखते देखते आप ऊपर पहुंच जाएंगे। अब देख सकते हैं मैं ऊपर भैरवनाथ मंदिर के पास में ही जा रहा हूँ। पहले जो भैरवनाथ मंदिर था वो पूरा खुला था पूरा। आप वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने शॉट लगाया है ना, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में, वो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था, जो कि मैंने ऊपर जाकर रिकॉर्ड किया था, एकदम कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब जो है उसके नीचे थोड़ी सी वो बैरियर लगा दी, क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ चोरी वोरी हो गई थी पिछले साल,
तो उसी की वजह से अब यहाँ पर ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। सिर्फ़ जब पूजा होती है, पुजारी लोग जो आते हैं वही ऊपर जाके भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं। मैं अभी आपको दिखेगा, मैं जैसे-जैसे मंदिर के पास जाऊँगा, आपको दिखाई देगा कि वो रास्ता पूरा बंद कर रखा है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ मेरे सामने है, बट मैं वहाँ पर ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन लास्ट टाइम मैंने वहाँ ऊपर जाकर ही रिकॉर्ड किया था, तो वो नज़ारा एकदम अलग ही था। मुझे बड़ा दुःख हुआ ये देखकर कि इन्होंने वो रास्ता बंद किया, क्योंकि मेरे बहुत मन में था कि जैसा शॉट मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में लगाया, मैं बिल्कुल वैसा ही शॉट रिकॉर्ड करूँ। पर कोई बात नहीं, मंदिर की सुंदरता इन सब चीज़ों से कम नहीं हो जाती। चाहे वो एक एक वो रूल बना है, वो हमारे लिए ही बना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चोरियाँ हो गई थी और वो उससे वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन यहाँ की सुंदरता कम नहीं हो सकती। आप पूरी केदार घाटी का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। कितनी अच्छे से इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना अच्छे से डेवलप किया है। कैंप हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो नदी का रास्ता हो, चाहे वो बाउंड्री हो। अब बाढ़ से बचने के लिए इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई गई है, आप देख सकते हैं पीछे आपको दीवार दिख रही होगी, वो बाढ़ से बचने के लिए है। तो भैरवनाथ का ट्रैक भी पूरा हो जाता है हमारे, इसी के साथ हमारी वहीं से वापसी की ट्रैकिंग भी शुरू हो जाती है। जैसे हम वापस उतर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं बादल जो है वो एकदम रास्ते से टकराने लग जाते हैं, रास्ता भी बहुत धुंधला हो जाता है। लगता है कि जैसे भाई किसी ने बहुत ज़्यादा आग जला दी हो और धुआँ ही धुआँ हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बादल थे जो कि रास्ता धुंधला कर रहे थे। इसी के साथ कैसे न कैसे हम ट्रैक अपना पूरा कर लेते हैं और हम वापस आ जाते हैं सोनप्रयाग। जैसे हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, गौरीकुंड पहुंचकर केदारनाथ यात्रा से उतरते हुए वापस से टैक्सी लेकर ₹50 हम आ जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से वापस हमारी यात्रा पहुंच जाती है रिटर्न की ओर, जो कि होती है ऋषिकेश हरिद्वार। ऋषिकेश हरिद्वार जैसे ही हम पहुंचते हैं, फिर वहां से हम लेंगे अपनी दिल्ली के लिए रिटर्न बस, और दिल्ली आते ही हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, सब्सक्राइब करके जरूर बताना और कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव।